हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की फिज़िक्स का चैप्टर 1, दैट इज़ फिज़िकल वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, फिज़िकल वर्ल्ड चैप्टर में ना तो कोई फॉर्मूला है ना कोई न्यूमेरिकल। ये चैप्टर बस फिज़िक्स का इंट्रो देता है कि आगे 11th-12th में हम कैसी कैसी फिज़िक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर से जेई मेंस या नीट में कुछ भी नहीं आता है। बोर्ड्स में कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और स्कूल एग्ज़ाम्स में भी टीचर यहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए ये चैप्टर को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इस चैप्टर में साइंस और फिज़िक्स का मतलब जानेंगे। साइंस वर्ड जो कि डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से। साइंटिया SCIENTIA, स्पेलिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसका मतलब है टू नो, कुछ जानना। साइंस में हम क्या करते हैं, जानते ही है आसपास की चीज़ों को, ठीक है। अब संस्कृत में एक वर्ड आता है विंजन और अरेबिक में भी एक वर्ड आता है इल्म, जिसका मतलब होता है नॉलेज, जो कि साइंस से रिलेटेड है। साइंस का मतलब टू नो और विंजन और इल्म का मतलब नॉलेज। तो अब फिज़िक्स का वर्ड का भी मतलब जान लिया जाता है। फिज़िक्स वर्ड एक ग्रीक अल्फ़ाबेट से आया जिसको हम ऐसे लिखते हैं। आप देख लीजिए कैसे लिखना है इसे, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है फिजिस, FISEIS। यहाँ थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई इसलिए नीचे लिखा है। उस वर्ड से एक वर्ड डिराइव हुआ जो है फ्यूजिस, और फ्यूजिस से डिराइव हुआ फिज़िक्स। इन तीनों ही वर्ड का मतलब है नेचर और नेचुरल फिनोमेना। मतलब नेचर तो आप जानते ही हैं, हमारे आसपास का वातावरण, और नेचुरल फिनोमेना जो हमारे आसपास के वातावरण में चीज़ें घटित हो रही, उसे ही हम नेचुरल फिनोमेना कहते हैं। अब फिज़िक्स आसपास की चीज़ों को जानना, देखना, इसी चीज़ को हम फिज़िक्स कहते हैं। फिज़िक्स इन संस्कृत भौतिकी, मतलब संस्कृत में फिज़िक्स को भौतिकी कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी को ही हम भौतिकी कहते हैं, जिसका मतलब फिज़िक्स है, ठीक है। अब आगे दे रखा है लॉज एंड प्रिंसिपल्स इन फिज़िक्स आर डायनेमिक। इसका क्या मतलब हुआ, जो लॉज और प्रिंसिपल है, सिद्धांत और लॉ, ये सब चीज़ें जो फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ एट्सेट्रा, ये डायनेमिक है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। समय के साथ ये सब चीज़ें चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अभी फिज़िक्स के अकॉर्डिंग मार्स और अदर प्लैनेट्स पे अर्थ को छोड़ के हमारे सोलर सिस्टम के लाइफ पॉसिबल नहीं है, पर न्यू टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से यहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ की फ़िज़िक्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग अभी नहीं हो सकती वो भी आगे वाले टाइम में हो सकती है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हम कह सकते हैं कि लॉज एंड प्रिंसिपल जो फिज़िक्स में है वो डायनेमिक नहीं है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है। अब आगे देखते हैं, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स आर इंटर रिलेटेड, मतलब फिज़िक्स और मैथमेटिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। दे कैन नेवर बी सेपरेटेड, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अब फॉर एग्जांपल, फिज़िक्स में हम क्या क्या पढ़ते तो बहुत सब चीज़ें हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, सोलर सिस्टम, फोर्स, मोशन, ग्रेविटी एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा, ये सब चीज़ों के बारे में अपने 9th-10th या उससे पहले पढ़ रखा है। अब आपने क्या कभी नोटिस किया कि इन सब चीज़ों में भी मैथमेटिक्स का रोल है। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ और इतने सारे न्यूमेरिकल्स आपने अभी क्लास 10th में दिए हैं। लाइट में भी इतने सारे न्यूमेरिकल्स थे, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला। सोलर सिस्टम, अर्थ से सन की डिस्टेंस निकालना हो, जो हम अभी आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। फोर्स का आपने फार्मूला याद होगा, F=ma। यहाँ भी मैथ्स अप्लाई हो रही है, और भी फार्मूलाज थे। मोशन के एक्सीलरेशन के फार्मूला और स्पीड के फार्मूला, वेलोसिटी के फार्मूला। ग्रेविटी में भी आपने याद होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ पे भी एक फार्मूला था, F=G m1m2/r², एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। अब आप कहेंगे आपने तो कहा था कि फार्मूला नहीं है इस चैप्टर में। अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब अलग से कोई फार्मूला पढ़ने की नीड नहीं है, कुछ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। फिज़िक्स मतलब इससे क्या मत समझ आ रहा है कि फ़िज़िक्स कुछ भी नहीं है बिना मैथ के। अब फिज़िक्स में क्या हम ये इस ऐसे चैप्टर रटने लगेंगे? फिज़िक्स का रियल लाइफ में भी तो यूज़ करना है, मैथमेटिक्स को ही तो अप्लाई करेंगे।
एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो। कैसे? मैथ्स अगर मान लो फिजिक्स ही नहीं है तो मैथ्स का क्या काम हुआ? मैथ्स हम मान लो 2 का टेबल सीख रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4। अब इसका कहाँ यूज़ होता है? फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने में ही तो। आप कहेंगे मैथ सोल्व करने में भी तो होता है, लेकिन वो आगे जाकर तो फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब चीज़ों में तो यूज़ होगी। तो ऐसे एक स्टेटमेंट पॉपुलर है, फिजिक्स इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इज़ जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। एक्सप्लेन इन कमेंट्स। आपको और कोई मतलब पता हो तो बता दीजिएगा, वैसे मैंने समझा दिया। ब्रांचेज इन फिजिक्स। अब फिजिक्स की मेन 2 ब्रांचेज होती है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम की स्पेलिंग एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से AM ही होता है। तो फिजिक्स की 2 मेन ब्रांचेज होती है, क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो ऑलरेडी जो मतलब पहले के टाइम में डिस्कवर हो चुकी है जो, और क्वांटम फिजिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स है। आजकल के टाइम में इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि हम चीज़ों के अंदर घुस घुस के उसकी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। तो जो बड़े बड़े चीज़ें थी जो बाहर से ही देख सकते थे, जो हम समझ सकते थे, वो आती हैं। तो मैक्रोस जो डेफिनेट साइज चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं उसे मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप इन सब चीज़ों से ही देखी जा सकती है उसे, उसके बारे में स्टडी को हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और जो डेफिनेट साइज की चीज़ें होती है उसे हम क्लासिकल फिजिक्स में। तो अब क्लासिकल फिजिक्स देख लीजिए, डील्स विद मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना एंड इंक्लूड सब्जेक्ट्स, और इसमें मेन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि है मैकेनिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स, इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स और ऑप्टिक्स। आप सोचेंगे ये क्या आ गया? कुछ भी नहीं है यार, अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाकर, अभी तो बस ऊपर ऊपर से देखना। क्वांटम फिजिक्स का मतलब जो फिजिक्स दैट डील्स विद माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस और इवन स्मॉलर फेनोमेना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स एटसेट्रा की स्टडी, एटम्स, न्यूक्लियस की स्टडी, इन सब चीज़ों को ही हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं बहुत डिटेल में। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है क्वांटम फिजिक्स के सामने। 0.000 कुछ भी नहीं है यार। चलो अब हमने ये जो 4 सब्जेक्ट्स देखे थे, अब इसे हम देखते हैं, या आगे भी दे रखा है तो आगे ही देख लेंगे। हम अभी आगे बढ़ते हैं। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म एक दूसरे का उल्टा है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है, यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, यूनिफिकेशन मीन्स टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कंसेप्ट्स एंड लॉज। जो मतलब बहुत सारे डाइवर्स फिजिकल अलग अलग फेनोमेना होते हैं, उसे किसी सिंगल या कुछ स्पेसिफिक लॉज से समझा देना। फॉर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ, डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज, रेनबो फॉर्मेशन, इन सब को हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट से आराम से समझा सकते हैं। सॉरी, कैमरा थोड़ा सेट कर रहा था। तो इन यूनिफिकेशन मतलब कि बहुत सारे कंसेप्ट्स को किसी छोटे लॉ या मतलब किसी कम नंबर ऑफ कुछ फ्यू नंबर ऑफ लॉज से समझा देना, इसी को हम कहते हैं यूनिफिकेशन। इसके और एग्जांपल्स बुक में गिवन है, आप खोल के देख लीजिएगा, या आपका NCERT रीडिंग चाहिए हो तो बता दीजिएगा, वो भी हो जाएगी। यहाँ पे बुक में एक टॉपिक गिवन है, एक चार्ट टाइप गिवन है, टेबल टाइप, प्रोग्रेस इन यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डोमेन्स। ये आप बुक से देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड्स के लिए, आपके स्कूल एग्ज़ाम में पूछ ले तो आप बुक से एक बार रेफरेंस ले लेना। अब यूनिफिकेशन तो आपने समझ लिया, अब समझते हैं रिडक्शनिज्म को। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है टू स्टडी अ लार्ज सिस्टम बाय स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब कोई एक बड़ा सिस्टम है
जिसकी स्टडी हम छोटे छोटे पार्ट्स में समझ ले। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी क्लास 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले चैप्टर में देखा था कि हम मोटर की स्टडी एक साथ नहीं करते। पहले हम उसके आर्मेचर कोयल की स्टडी करते हैं, फिर स्प्लिट रिंग्स की स्टडी करते हैं, फिर मैग्नेट्स की, फिर करंट कैसे पास होता है वेलो और पोटेंशियल डिफरेंस एटसेट्रा, इन सब की अलग अलग स्टडी करते हैं। फिर हमने एक साथ देखा कि मोटर में कैसे फंक्शनिंग होती है। तो वैसे ही कि मतलब एक बहुत बड़ा सिस्टम है, तो उसको एक साथ ना समझ के उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को मतलब उसके पार्ट्स को पहले समझ ले और फिर उसको उस सिस्टम में अप्लाई करके उसकी फंक्शनिंग भी देख ले। इसका एक एडवांटेज भी है। फॉर एग्जांपल आपने इन चारों की स्टडी कर ली और आपने देखा कि आर्मेचर और स्प्लिट रिंग्स एग्जांपल इन दोनों से एक नया कंपाउंड कह रहा हूँ, मतलब कोई नई चीज़ डिस्कवर हो रही है, कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस बन सकता है। तो ये इसका एडवांटेज है कि अगर छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे तो उनसे हम नई इंस्ट्रूमेंट्स या नई डिवाइस को भी इन्वेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। आगे दे रखा है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स में क्या स्कोप है और इतनी एक्साइटमेंट कैसे है फिज़िक्स में। आपको नहीं होगी या हो भी सकती है। मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट है फिज़िक्स को लेकर, तभी पीसीएम भी लिए, पीसीएम भी मत समझ लेना। तो यार स्कोप देखो, पहले स्कोप माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो पहले समझा चुका हूँ। अब मैंने आपको कहा था वो 4 सब्जेक्ट्स को हम आगे पढ़ेंगे, तो वही 4 सब्जेक्ट्स अब आ गए। पहले हम मैक्रोस्कोपिक देखेंगे, फिर माइक्रोस्कोपिक भी देख लेंगे। मैक्रोस्कोपिक के 4 सब्जेक्ट्स को हम देखते हैं। मैकेनिक्स जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, उसके अंदर हम मेन टॉपिक जो मेजर टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है जो हम 9th में पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये सब चीज़ें हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स जो हम 11th में पढ़ेंगे। ऑसिलेटरी मोशन जो हमने 9th में साउंड चैप्टर में पढ़ा था, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, अब 11th में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। वेव मैकेनिक्स, ये सब चीज़ें हम मैकेनिक्स के अंदर देखेंगे। उसके बाद आता है थर्मोडाइनेमिक्स। कुछ बच्चे इसके नाम देखकर ही डर जाते हैं। हाँ होगा थोड़ा डरावना, लेकिन पढ़ेंगे मिलकर। तो ये भी 11th क्लास में आएगा। इसके अंदर मेजर टॉपिक्स हैं सब थर्मोडाइनेमिक्स के लॉज, हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इन सब टॉपिक्स के बारे में भी डिटेल में देखेंगे। और हीट के साथ टेम्परेचर भी आ ही जाएगा, तो वो भी देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स जो कि क्लास 12th में आएगा। तो अभी रिलैक्स हो जाओ, अगले साल पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब डिटेल में नहीं, बस ऊपर से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में, करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, एसी डीसी करंट के बारे में। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड 10th में पढ़ा था, बहुत हल्का सा पढ़ा था। और ईएमडब्ल्यू जिसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर देखेंगे। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट आता है हमारा ऑप्टिक्स, जो माइक्रोस्कोपिक के अंदर है। इसमें हम रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्शन देखेंगे, डिवाइसेस देखेंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और एटसेट्रा। ठीक है, अब आते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, पीडीएफ चाहिए हो तो वो भी बता देना, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, न्यूक्लियस एटसेट्रा। ठीक है, इसको हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, जो हमने पहले देख लिया था। तो देखते हैं इसमें, इसके अंदर हम क्वांटम फिजिक्स में मेजर टॉपिक्स क्या हैं। एटम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे डीप में। न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब न्यूक्लियस को से रिलेटेड फिजिक्स को देखेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखेंगे। नेचर ऑफ फोटॉन्स भी देखेंगे, फोटॉन्स यानी कि लाइट के पार्टिकल्स। वेव नेचर भी होता है उनका, और दूसरा होता है
दूसरा एक और होता है, याद नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। और सेमीकंडक्टर्स भी देखेंगे। और रिलैक्स, इट इज़ इन 12th क्लास। 11th क्लास में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो अभी तो रिलैक्स। तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में आता है इसका पार्ट, लेकिन इतने डिटेल में नहीं। एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स में उत्सुकता क्यों है इतनी, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। क्योंकि फिज़िक्स से हम डेली लाइफ फिनोमेनन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सूरज ईस्ट से ही क्यों, ईस्ट डायरेक्शन से ही क्यों निकलता है और वेस्ट में सनसेट क्यों होता है, वाई नॉट उल्टा। इसके बारे में हम फिज़िक्स में देखते हैं। 7 कलर्स जो वाइट कलर को फॉर्म करते हैं उसके बारे में देखते हैं। बहुत कुछ है यार डेली लाइफ को लेकर। ये फ़ोन ऐसे ही क्यों वर्क कर रहे हैं, इसके पीछे भी फिज़िक्स है। आप वहाँ बैठे लाइक बटन पे कैसे दबा पा रहे हैं, इसके पीछे भी फिज़िक्स है। आपने लाइक बटन दबाया तो मेरे पास क्यों दिख रहा है कि आपने लाइक कर दिया, ये इसके पीछे फिज़िक्स है। तो आप लाइक बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरे को फिज़िक्स के बारे में और पता चले। और एक्साइटमेंट फिज़िक्स में इसलिए क्योंकि कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, हम एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने में किसे मज़ा नहीं आता, वो अलग बात है, स्कूल वाले इतने कराते नहीं हैं, लेकिन करने में तो लगभग सबको ही मज़ा आता है। एप्लीकेशंस, अब आपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे, उससे आप कोई एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हो, आपने उससे जो सीखा उसे आप लागू कर रहे हो कहीं पे, और कुछ नया चीज़ बना रहे हो। जैसे आपने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, स्प्लिटरिंग के बारे में पढ़ा, आर्मेचर के बारे में पढ़ा, और आपने घर आकर देखा, आपने सारी चीज़ें इकट्ठी करी, उसको लगाया और आपने मोटर बना दी। तो यही इसको एप्लीकेशन पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते। और प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, अब फिज़िक्स से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर कि मार्स पर आगे क्या क्या हो सकता है। हम प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं, एलियंस है यानी ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे दिखेंगे, और पिरामिड्स के अंदर क्या क्या है, ये सब फिज़िक्स। पिरामिड का तो नहीं आएगा, लेकिन स्टार्स आपस में टकरा कर क्या होता है वो सब चीज़ें, ये कौन सा तारा हमारे अर्थ पर कब आकर गिरे, ये सब फिज़िक्स के अंदर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी इसके नेक्स्ट पेज पे ही है। ये लास्ट सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है। न्यू टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू न्यू फिज़िक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। नई फिज़िक्स राइज देगी नई टेक्नोलॉजी का। मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, सिलिकॉन चिप्स मतलब समझ रहे हो ना, सिलिकॉन की चिप्स की हमने स्टडी करी और उससे एक नई टेक्नोलॉजी बना दी जो कि है सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स की भी डीप में स्टडी करी और उससे हमने लैपटॉप और मोबाइल ऐसी नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर दी। हालांकि अब तो ये पुरानी हो चुकी है, लेकिन एक टाइम पे तो ये भी नई चीज़ें थी एकदम से। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में, कि मिस्टर ओयस्टर ने एक्सीडेंटली फाउंड कर दिया था रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, जब उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर के पास में एक मैग्नेट रख दिया था जो डिफ्लेक्ट कर रहा, मैग्नेट नहीं, कंपास रख दिया था जिसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो इससे उन्होंने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का रिलेशन निकाल, तो ये नई फिज़िक्स लगाई और उसने नई टेक्नोलॉजी को राइज दी थी। अब नई टेक्नोलॉजी कैसे, अब इसी का यूज़ करके कोई कोई डिवाइस बन रहा है, इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। तो अब ओयस्टर जी ने ये करा तो राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये सब चीज़ें हैं। नीड ऑफ टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिज़िक्स। अब इसी का वाइज वर्सा है कि नई टेक्नोलॉजी की नीड से नई फिज़िक्स आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले फैंस थे, वो इतने मतलब इफ़ेक्टिव थे उस टाइम के लिए, लेकिन जब नीड लगी कि और टेक्नोलॉजी की नीड है तो उससे कूलर्स बनाए गए। कूलर्स के लिए क्या हुआ, नई फिज़िक्स को लाना पड़ा, और अब कूलर्स भी इतने वो नहीं लगते इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट, तो अब एसी को करा गया। अब उसके लिए भी नई फिज़िक्स को ढूंढा गया। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी की नीड थी, इसलिए हमें नई फिज़िक्स को ढूंढना पड़ा, और नई फिज़िक्स आने से एसी भी आ गया। अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है।
बुक में और एग्जांपल्स गिवन है, देख लेना एक बार खोल के। 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, लास्ट टॉपिक है, ढंग से पढ़ लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की 100% चांसेस है, या तो स्कूल में या बोर्ड्स में या दोनों। ठीक है, अगर पहले का कुछ समझ भी नहीं आया ना, मतलब आ तो गया होगा समझ, तभी यहाँ तक देख भी रहे हो, तो यार ये टॉपिक तो मतलब देख ही लेना, चाहे पहले का मत पढ़ना, लेकिन ये टॉपिक तो कर लेना। अगर फुल मार्क्स लाने की चाह नहीं है, फुल मार्क्स लाना है तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चारों के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखते हैं, जो एक्ट करती है 2 मासेस इन द यूनिवर्स। द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन एनी 2 मासेस इन दिस यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स की कोई सी भी 2 चीज़ें, कोई सी भी, मतलब कोई सी भी, आपका और मेरे, आप जहाँ पे भी बैठ के देख रहे हैं और मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं हरियाणा में हूँ, तो हम दोनों के बीच में भी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हालांकि वो इतनी ज़्यादा वीक है कि उससे अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है बॉडीज़, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वो इतनी ज़्यादा है, जो 2 चीज़ों के बीच में फोर्स है, उससे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उस फोर्स को नेगलेक्ट कर रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीकेस्ट फोर्स है, चारों फोर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्ट कर सकती है, जैसे सन और मून के बीच में, सन और नेपच्यून के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। वैसे तो सन और प्लूटो के बीच में भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, तभी तो वो प्लूटो बाहर चला गया अपने सोलर सिस्टम से और पता नहीं कहाँ भटक रहा है। आप कहीं किसी और चैनल पे ना भटकिए, इसी चैनल को फॉलो करते रहिए। एग्जाम्पल दे दिए, और कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है इस फोर्स को एक्ट करने के लिए। जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए, जैसे साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, उसे एयर मीडियम के लिए एयर या वाटर कोई भी मीडियम चाहिए, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये बिना मीडियम के एक्ट कर सकती है। सेकंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये इट इज़ एन फोर्स दैट एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स ऑफ एटम। न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो यहाँ दे रखा है, जिसके पास नो चार्ज, ना तो इस पर कोई मास है ना कोई चार्ज है, एक टाइप का भूतिया मटेरियल है, भूतिया पार्टिकल है जो एटम के अंदर होता है और जो मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। हम एक फैक्ट है कि हमारी बॉडी से बहुत 1000 एंड लैक्स ऑफ न्यूट्रिनो हर सेकंड पास करते हैं, लेकिन वो इतने, मतलब उनकी फोर्स इतनी वीक है कि वो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी या किसी भी चीज़ को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये जो अदर पार्टिकल्स है एटम्स और जो न्यूट्रिनो है, उसके बीच की फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। यह बहुत रेयर फोर्स है, बहुत रेयरेस्ट फोर्स है चारों में से। शॉर्ट रेंज फोर्स है जो एटम के अंदर ही लगी है, क्योंकि न्यूट्रिनो भी अंदर है और जो अदर पार्टिकल्स एटम के वो भी अंदर है, और आपको पता है एटम कितना छोटा होता है। यहाँ दे भी रखा है शॉर्ट रेंज फोर्स कितनी, 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻15 मीटर तक की इसकी रेंज है। मतलब 1 के नीचे 14 जीरो लगा दो, मतलब 14 या 15 जीरो तक, इतनी वीक फोर्स है। आगे भी लिख रखा है वीक फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा वीक नहीं है, कम वीक है। तो सबसे कम वीक फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बाद हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो 3rd नंबर पे आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
इट इज़ ए फोर्स दैट एक्ट बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी आ सकते हैं इसके बीच में। लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, इन्फिनिटी तक डिस्टेंस हो सकता है, और इसको भी कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब फोर्थ और लास्ट जो हमारी फंडामेंटल फोर्स है नेचर की, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपल्स नहीं करती, ये अट्रैक्ट ही करती है, ठीक है। और ये एक्ट करती है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। या तो न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग सकती है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी, और प्रोटॉन के बीच में भी ये फोर्स एक्ट कर सकती है। और ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। आपको कमेंट करके बताने क्यों, इसका हिंट इससे ऊपर वाले पॉइंट में छुपा हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा इसका आंसर। अब लास्ट पेज है इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर फिनिश। आधे घंटे के अंदर ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डाउट आता है बहुत सारे बच्चों को, जो मेरे को भी आया था पहली बार पढ़ते टाइम, कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसे अप्लाई हो सकती है। क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो हमने थर्ड नंबर पे फोर्स पढ़ी है कि पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो रिपल्शन फोर्स है जो इनको अलग अलग कर रही है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही तो है। इज़ लेस एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो रिपल्शन फोर्स है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को काट सके। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जैसे भी बताया था अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो प्रोटॉन्स को इतने जोर से खींच रही है कि वो उन्हें आपस में अट्रैक्ट होने ही पड़ रहे हैं। जैसे आप दो चुंबकों को जब हाथ से खींचते हैं, हालांकि थोड़ी फोर्स लगती है कि वो एक दूसरे को चिपका नहीं पाते, लेकिन वो आप जब दोनों हाथ से पूरा दम लगा देते हो तब वो दोनों मैग्नेट के सेम पोल अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके हैंड है, और जो वो दो सेम पोल है वो प्रोटॉन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो अपनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। ये डिपेंड नहीं करता कि पॉजिटिव है या नो चार्ज है इस पर, मतलब कोई चार्ज नहीं है या पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते ही नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते। और एक इम्पोर्टेंट जो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स है वो इक्वल होगी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की फोर्स के, और प्रोटॉन की फोर्स भी इन दोनों के इक्वल होगी, मतलब तीनों आपस में इक्वल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वालिटी होती है, बस पढ़ना है, आगे जाकर देखेंगे जब ये टॉपिक आएगा तब हम आगे क्लासेस में देख लेंगे। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है क्योंकि न्यूक्लियस जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर लगती है, तो इसकी भी रेंज इतनी है 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻−15 मीटर तक। हाँ, ये इसी टॉपिक का पार्ट है, तो ये मत कहना एक और टॉपिक आ गया, बस ब्लैक पेन से लिखा है। स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, ये फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या है, तो हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा वीक है, उसके बाद वीक में आती है, उससे थोड़ी ज़्यादा आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे थोड़ी और स्ट्रॉन्ग आती है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उससे और स्ट्रॉन्ग आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ एक रिलेशन भी दे रखा है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम 1 मान लेते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻⁻² आएगी। वीक न्यूक्लियर फोर्स आएगी वो 10⁻⁻13 आएगी। और ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के आगे 10⁻38 है। आई होप आप ये रेशियो समझ पाए होंगे, तो इसे रेशियो के फॉर्म में लिख लेना, 1:10⁻², रेशियो 10⁻13, रेशियो 10⁻38। और यहाँ जो फोर्स के नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर
और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आई होप आपने देख लिया हो। बाकी अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप वो बुक से पढ़ लेना, अगर एनसीईआरटी रीडिंग की ज़रूरत पड़ी तो बता दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप ये सारा खुद से, जो फिजिसिस्ट और केमिस्ट्री के वो जो साइंटिस्ट वगैरह के नाम दे रखे हैं वो सब आप बुक से इजीली देख सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और उससे क्वेश्चन आने के भी बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं फिज़िक्स में और केमिस्ट्री मैथ्स में भी, तो वो आप टॉपिक कर लीजिएगा। और मैथ्स के वीडियोस भी रेगुलर आ ही रहे हैं, आज सेट का वीडियो आ चुका है, वो भी देख लीजिएगा। और अगर केमिस्ट्री में आपका वैलेंसी का कंसेप्ट वीक है तो आप वो उसका भी वीडियो कल आ चुका है, परसों आया था, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद या थैंक यू, जो भी आप समझते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।